डीएनए मित्रों, जैसा कि हमने आपसे कहा, आज डीएनए का वर्ल्ड वॉर एडिशन है। ईरान और इजराइल अमेरिका के गठबंधन के बीच आज से शुरू हो चुका युद्ध कैसे विश्व युद्ध में बदल चुका है, ये आज हम आपको दिखाने वाले हैं। मित्रों, अब से 9 घंटे पहले इस युद्ध की शुरुआत सिर्फ एक देश पर हमले से हुई थी, लेकिन 9 घंटे बाद हमले की चपेट में 10 देश आ चुके हैं। इसीलिए हम इस युद्ध को विश्व युद्ध का नाम दे रहे हैं। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए इस विश्व युद्ध के पहले दिन कितनी बड़ी तबाही मची, कौन किस पर भारी पड़ा, किन किन खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, ईरान ने एक का बदला कैसे 9 देशों से लिया। आज आपको पता चलेगा इजरायली मीडिया ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की मौत का जो दावा किया है उसका सच क्या है। इस पर ईरान की तरफ से आधिकारिक बयान आ चुका है। इजराइल के दावे के मुताबिक क्या सच में ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई है? आज आपके लिए यह भी जानना जरूरी है, रमजान में एक मुस्लिम देश पर इतना बड़ा अटैक हो गया और मजहब के नाम पर इस्लामिक नेटो बनाने जा रहे हैं मुस्लिम देश कर क्या रहे हैं। और मित्रों, आज हमारे वर्ल्ड वॉर एडिशन में आप ये भी जानेंगे कि इस भीषण युद्ध का आप पर क्या असर पड़ने वाला है। कैसे युद्ध शुरू होते ही सोने ने रफ्तार पकड़ ली है, जैसे अमेरिका, इजराइल और ईरान की घातक मिसाइलों ने पकड़ी हुई है। लेकिन सबसे पहले आप तीसरे विश्व युद्ध के पहले दिन के 5 बड़े अपडेट देख लीजिए। इजरायली मीडिया का दावा है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल के हमले में उनकी मौत हो गई है। हालांकि यह दावा इजराइल के एक चैनल का है। अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि किसी ने भी नहीं की है। ईरान के रक्षा मंत्री अमीर नासिरज़दे और ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर मोहम्मद कापकोर के मारे जाने की भी खबर है। रॉयटर्स की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों की चपेट में ईरान के 32 में से कम 20 प्रांत आ गए हैं। इस बात की जानकारी ईरान की सरकार ने दे दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है अमेरिका खामनेई के शासन को खत्म कर देगा और ईरान को किसी हालत में परमाणु बम नहीं बनाने देगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। दुनिया की कई शिपिंग कंपनियों ने इस रूट से तेल की शिपिंग बंद कर दी है। इससे दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका बहुत तेज हो गई है। डीएनए मित्रों, आज आपको इस विनाशकारी युद्ध के 5 सबसे महत्वपूर्ण वीडियो भी देखने चाहिए जो इसकी विभीषिका को दिखाते हैं। यह वीडियो खामनेई के ठिकाने पर हमले का है। अमेरिका और इजराइल के हमलों का सबसे बड़ा टारगेट ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई थे। शुरुआती हमले में खामनेई के दफ्तर को निशाना बनाया गया। हमलों से खामनेई के ऑफिस और निवास की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई। मिसाइल गिरने के बाद खामनेई के आवाज से भी धुआं उठता दिखाई दिया। इस हमले के बाद लोग भागते नजर आए। ईरान के पलटवार का डर अमेरिकी सेना के अंदर भी दिखाई दिया। ईरान ने मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेसों को निशाना बनाया। इस हमले के बाद अमेरिकी सैनिक बचकर भागते नजर आए। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल्स दागी हैं। सीरिया के तट से दागी गई ये मिसाइल्स आसमान से गुजरती दिखाई दी, नीची उड़ान भरकर ईरान तक पहुंची। इन मिसाइल्स ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। ईरान ने बहरीन के अमेरिकी नेवल बेस पर भी बहुत बड़ा हमला किया। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया ईरान के हमले में बहरीन के बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद बहरीन नेवल बेस में बड़ा धमाका होता नजर आया। ईरान ने मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े बिजनेस सेंटर यूएई के दुबई पर भी हमला कर दिया। इस दौरान कई गगनचुंबी इमारतों से धुआं निकलता दिखाई दिया। ईरान ने दुबई में कम से कम 5 मिसाइल्स दागी हैं। यूएई ने ईरान पर पलटवार करने की बात कही। मित्रों, इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा इजराइल की मीडिया के उस दावे की है जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने की बात कही गई। लेकिन इस खबर को लेकर जब तक अमेरिका या इजराइल की तरफ से कोई बयान ना आ जाए या फिर ईरान इस बात की पुष्टि ना कर दे, इजराइल की मीडिया की खबर पर मोहर नहीं लग सकती। ये बात सच है। आज अमेरिका और इजराइल ने सबसे पहला हमला खामनेई के ऑफिस और निवास पर किया और खामनेई के घर की जो सैटेलाइट तस्वीर आई है उसमें भी तबाही ही दिखाई दे रही है। लेकिन शुरुआती खबरों के मुताबिक खामनेई को हमले से पहले वहां से निकाल लिया गया था। अब इस खबर पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान भी नहीं आया है, जो इस दावे पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। छोटी छोटी खबरों को सबसे पहले ब्रेक करने वाले ट्रंप खामनेई की मौत के बाद चुप रहेंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम है। आज ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची से यह सवाल किया गया। उनका जवाब आपको ध्यान से सुनना चाहिए। वैसे अभी अभी खबर एक ये भी आ रही है कि
खामनेई ईरान के लोगों को जल्द ही संबोधित भी कर सकते हैं। मित्रों, अब्बास अराक्ची पूरी तरीके से आत्मविश्वास से दिखाई दे रहे हैं। वो ईरान के विदेश मंत्री हैं। अगर वो खामनेई के सुरक्षित होने का दावा कर रहे हैं तो जब तक इजराइल या अमेरिका इसकी पुष्टि सबूतों के साथ ना कर दे, तब तक इजराइल के चैनल के दावे पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाता। मित्रों, लेकिन यह बात तो तय है, मिडिल ईस्ट के 10 देशों में धमाके के बाद एक ऐसे युद्ध की शुरुआत हो गई है जो विश्व युद्ध में बदल सकता है। मित्रों, आज आपको इस युद्ध की शुरुआत की टाइमिंग के बारे में भी जानना चाहिए और यह भी समझना चाहिए ईरान पर सबसे बड़ा हमला कहां से और कैसे कैसे किया गया। आज सुबह 11:30 बजे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर आसमान और समंदर से हमला बोला, जिसमें 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले इजरायली वायुसेना के F-35 और अमेरिकी F-22 फाइटर जेट्स ने हमला शुरू किया। ये हमले इजराइल से शुरू हुए। इसके बाद समंदर से अमेरिकी युद्धपोतों ने टोमाहॉक मिसाइल्स दागी और एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन से भी फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। आज आपको ईरान के शहरों पर हमले का रूट भी समझना चाहिए। आखिरकार मिसाइलें किस रास्ते से ईरान तक पहुंची? इजरायली एयरफोर्स के जेट्स इजराइल से सीधे उड़े और जॉर्डन, सऊदी और इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए ईरान के करमनशाह और तबरीज शहर पर बम बरसाए। इजराइल के कुछ जेट्स ने सीरिया में रिफ्यूलिंग करवाकर इराक के रास्ते तेहरान में अटैक किया, जिससे ब्रिटेन और जॉर्डन के फाइटर जेट्स ने भी इजराइल का साथ दिया। अमेरिकी युद्धपोत सीरिया के तट पर मौजूद हैं। सबसे पहले हमले में ईरान को चौंकाने के लिए अमेरिकी युद्धपोतों ने यहां से भी टॉमहॉक मिसाइल्स दागी। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन, जो अरब सागर में मौजूद है, उससे उड़े फाइटर जेट्स ने दक्षिण पूर्वी ईरान के शहरों को निशाना बनाया। पर्शियन गल्फ में मौजूद अमेरिका के युद्धपोतों ने ईरान के इस्फहान, तेहरान, कोम और करज पर टॉमहॉक मिसाइल से हमला किया। अमेरिका के 9 युद्धपोत इस वक्त पर्शियन गल्फ में मौजूद हैं, जो ईरान पर हमले में हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त गल्फ ऑफ ओमान में मौजूद अमेरिकी सबमरीन से ईरान के बंदर अब्बास और बुशेर पर मिसाइलें दागी गई। अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड और उसका कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भूमध्य सागर में मौजूद है, लेकिन अभी तक इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने हमले में हिस्सा नहीं लिया है। मित्रों, आज से पहले मिडिल ईस्ट में इतने बड़े पैमाने पर अटैक नहीं हुआ था। इजराइल की सेना ने कहा है हमले की हर मिसाइल के पास एक एड्रेस था, यानी निशाना बहुत तय करके लगाया गया था। इस अटैक का मकसद एक साथ ईरान के एयर डिफेंस, मिसाइल डिपो, परमाणु संस्थानों को खत्म करना था। इसके अलावा इन हमलों में ईरान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को भी निशाना बनाया गया। मित्रों, जिस तरह ईरान पर बरसी एक मिसाइल को उनके टारगेट का एड्रेस दिया गया, वैसे ही अमेरिका, इजराइल और ईरान ने इस युद्ध में अपने अपने ऑपरेशन को एक विशेष नाम भी दिया। आज आपके लिए इन नामों को डिकोड करेंगे। प्रतियोगी छात्र चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। अमेरिका ने ईरान पर अपने हमले का नाम एपिक फ्यूरी रखा। इसका मतलब है बहुत बड़ा और ऐतिहासिक गुस्सा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बयान दिया कि वो ईरान से खुश नहीं है। बार बार चेतावनी देने के बाद ट्रंप ने जिन दिन के समय ईरान पर हमला कर दिया, यानी अमेरिका दिखाना चाहता है ये कोई सामान्य हमला नहीं है, बल्कि अत्यधिक क्रोध में आकर किया गया हमला है। अमेरिका इस नाम के जरिए ईरान को सख्त चेतावनी देना चाहता है। इस बार मकसद को हासिल किए बगैर अमेरिकी हमले नहीं रुकेंगे। ईरान ने हमले का मकसद ईरान की सैन्य ताकत और मिसाइल क्षमता को नष्ट करना बताया है। मित्रों, इजराइल ने ईरान पर पिछले हमले का नाम ऑपरेशन राइजिंग लॉयल रखा था। इस बार भी इजराइल का ऑपरेशन शेर से ही जुड़ा हुआ है। इजराइल ने ईरान पर हमले के ऑपरेशन का नाम रॉयरिंग लॉइन रखा है। इसका मतलब है दहाड़ता हुआ शेर। शेर इजराइल की ताकत और पहचान का प्रतीक माना जाता है। इस नाम से इजराइल दिखाना चाहता है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठाएगा। इसका मकसद ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को रोकना बताया गया है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद एक साथ पूरे मिडिल ईस्ट में हमले शुरू किए, जिसका निशाना इजराइल और अमेरिकी बेस भी था। ईरान ने अपने ऑपरेशन का नाम 2 Promise 4 रखा है। इसका मतलब सच्चे वादे का चौथा चरण है। ईरान अक्सर कहता है कि वो अपने दुश्मनों को जवाब देने का वादा करता है, यानी अब वो जवाबी हमलों को वादा पूरा करने के रूप में पेश कर रहा है। ईरान ने अपनी जनता को संदेश दिया है, हम जो कहते हैं वो करते हैं।
ईरान ने एक का बदला कैसे 7 से लिया, कैसे उसने मिडिल ईस्ट के 7 देशों को दहला दिया, यह भी आपको आगे विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन यह सच है कि इस भीषण युद्ध के पहले ही दिन अमेरिका, इजराइल और ईरान ने अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल किया और वो अभी भी कर रहे हैं। इसका असर यह हुआ कि बड़े पैमाने पर मिडिल ईस्ट में तबाही मच गई। डीएनए मित्रों, अब हम आपको उन खतरनाक हथियारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल आज इस वॉर में किया गया है। मित्रों, बारूदी हथियारों की इस लिस्ट में सबसे ऊपर है अमेरिकी की टॉमहॉक मिसाइल्स। ईरान पर हमले की शुरुआत के लिए अमेरिकी मिलिट्री ने अपने सबसे भरोसेमंद और अचूक हथियार का इस्तेमाल किया। सबसे पहले हम आपको इस युद्ध के पहले दिन टॉमहॉक मिसाइल्स के इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, अमेरिकी सेना ने इस हमले की शुरुआत 30 टॉमहॉक मिसाइल से की थी। ये मिसाइल्स सीरिया से दागी गई और इन मिसाइल्स का पहला टारगेट ईरान के परमाणु संयंत्र बने। टॉमहॉक मिसाइल से ईरान के तेहरान, कौम, करज, करमनशाह और इस्फहान में स्थित परमाणु संयंत्रों पर हमला किया गया। अमेरिकी दावे के मुताबिक सभी मिसाइल्स ने अपने टारगेट को हिट किया और हमले में ईरान के परमाणु संयंत्रों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। यानी टॉमहॉक मिसाइल्स ने उस मिशन को पूरा कर दिया जिसके लिए उन्हें तरकश से निकाला गया था। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए कि पिछले 36 साल से अमेरिकी फौज ने हर सैन्य अभियान की शुरुआत टॉमहॉक मिसाइल्स को दागकर ही की है। इस मिसाइल को 1983 में तैयार किया गया था। 1991 में जब इराक पर हमला किया गया तो अमेरिकी नेवी ने सबसे पहले टॉमहॉक मिसाइल्स ही दागी थी। 1991 से लेकर 2024 तक अमेरिकी सेना ने कुल 10 सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया और हर बार सबसे पहले टॉमहॉक्स को ही दागा गया। ये रिकॉर्ड इन मिसाइल्स की अचूक क्षमता बताने के लिए काफी है। आज भी ईरान पर सबसे पहले टॉमहॉक के हमले ने इस रिकॉर्ड को बरकरार रखा है। मित्रों, इस मिसाइल को घातक और अचूक क्यों माना जाता है, ये समझने के लिए आपको इस मिसाइल की खासियत बेहद ही गौर से देखनी चाहिए। मित्रों, टॉमहॉक नाम की यह मिसाइल हवा में 920 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है और इस मिसाइल से 2500 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को भी तबाह किया जा सकता है। यह मिसाइल जमीन की सतह से सिर्फ 30 मीटर ऊपर तक उड़ सकती है। इसी वजह से दुश्मन का रडार इस मिसाइल की लोकेशन पता नहीं कर पाता। इस मिसाइल को 450 किलोग्राम तक के विस्फोटक से लैस किया जा सकता है। टॉमहॉक मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हवा में उड़ान के दौरान यह अपनी दिशा भी बदल सकती है। यानी यह पहले से तय किए गए टारगेट की जगह किसी दूसरे टारगेट को भी बर्बाद कर सकती है। इस मिसाइल के फीचर्स काफी हद तक भारत की ब्रह्मोस मिसाइल जैसे ही हैं। मित्रों, इन्हीं खासियत की वजह से खलीफा के ऊपर हमले का आगाज टॉमहॉक मिसाइल से ही किया गया। टॉमहॉक मिसाइल से किए गए इन हमले के बाद ईरान की तरफ हमले की दूसरी लहर लड़ाकू विमानों की शक्ल में आई। इस कार्रवाई के लिए अमेरिका ने F-22 रैप्टर और इजराइल ने F-35 लाइटनिंग नाम के लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। अब हम आपको हवाई हमले के इस दूसरे अध्याय के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, ईरान में स्थित टारगेट्स को बर्बाद करने के लिए 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। ईरान में अयतुल्ला खामनेई के आवास से लेकर ईरानी फौज के कमांडर सेंटर और मिसाइल भंडारण करने वाले केंद्रों पर F-22 और F-35 विमान से ही हमला किया गया। यह हमला इतना तेज गति से किया गया था कि ईरान की एयरफोर्स को जवाब देने का मौका भी नहीं मिल पाया। मित्रों, ईरान विरोधी खेमे यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को यह पता था कि ईरान पलटवार जरूर करेगा। इसी वजह से हमला शुरू करने से पहले डिफेंस को मजबूत करने की तैयारी कर ली गई थी। इस पलटवार के लिए ईरान ने किन हथियारों का इस्तेमाल किया, यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको अमेरिका और इजराइल की ढाल यानी हवाई रक्षा प्रणालियों को समझने के लिए हमारी ये वीडियो रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। जमीन से फायर और हवा में धमाका, जब जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, तो एक ही नाम गूंजता है। ये नाम है इजराइल की भरोसेमंद हवाई रक्षा प्रणाली आयरन डोम। ईरान से नए घमासान के बीच भी ईरान के अटैक ड्रोन से इजरायली नागरिकों को बचाने के लिए आयरन डोम का इस्तेमाल किया गया। ईरानी हमलों को रोककर आयरन डोम ने एक बार फिर अपनी क्षमता को साबित कर दिया। आयरन डोम के साथ साथ ईरान के खिलाफ इजराइल ने बड़े पैमाने पर अपनी नई हवाई रक्षा प्रणाली आयरन बीम का भी इस्तेमाल किया है। गाजा के युद्ध के दौरान इजराइल ने इस सिस्टम की टेस्टिंग की थी और ईरान से टक्कर लेने के लिए आज इस लेजर आधारित सिस्टम का भी इस्तेमाल किया।
इसी मजबूत कवच की वजह से इजरायली नागरिकों को ज्यादा देर तक बंकरों या तहखानों में नहीं रहना पड़ा और उनकी तरफ आते ज्यादातर खतरे हवा में नष्ट हो गए। दूसरी तरफ अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने मित्र देशों की सुरक्षा के लिए पैट्रियट डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। पैट्रियट हवाई रक्षा प्रणाली के रॉकेट 120 किलोमीटर दूर स्थित मिसाइल को भी तबाह कर सकते हैं। इस सिस्टम के रॉकेट हाइपरसोनिक यानी आवाज से 5 गुना ज्यादा गति से उड़ते हैं और टारगेट के पास जाकर फट जाते हैं। इन हवाई रक्षा प्रणालियों की वजह से इजरायल और अमेरिका के खेमे को आज ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। मित्रों, अपने डिफेंस सिस्टम से अमेरिका ने कतर, सऊदी अरब और जॉर्डन को तो बचा लिया, लेकिन बहरीन में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान की मिसाइल्स ने तबाही मचा दी। इसकी वजह है ईरान का वो हथियार जिसे रोक पाना बहरीन में स्थित एयर डिफेंस के बस की बात नहीं थी। अब हम आपको इसी हथियार के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, ईरान की इस घातक मिसाइल का नाम है खुर्रम शहर। ये ईरान की दूसरी सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है। खुर्रम शहर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और इसकी रफ्तार हाइपरसोनिक है। वातावरण में ऊपर पहुंचने के बाद ईरान की यह मिसाइल 16 मैक यानी आवाज से 16 गुना ज्यादा रफ्तार हासिल कर लेती है। इसी वजह से खुर्रम शहर को बहरीन में स्थित अमेरिकी डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया। मित्रों, खुर्रम शहर के साथ साथ अपने काउंटर अटैक में ईरान ने शाहिद ड्रोन और सेजिल मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। शाहिद ड्रोन कितना घातक है इसका सबूत यूक्रेन के युद्ध में मिल चुका है। अब ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ भी इन ड्रोन्स को दागा है। मित्रों, ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अगर बातचीत के जरिए इस युद्ध का समाधान जल्द नहीं निकला तो कल ईरान के तरकश में मौजूद कुछ और बड़े हथियारों की तस्वीरें रणभूमि में देखने को मिलेंगी। और इस वक्त मित्रों एक बड़ी खबर आ रही है। दुबई में ईरान के भीषण हमले की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। दुबई में एक साथ कई जगह अटैक किए गए हैं। दुबई के रिजॉर्ट इलाके में ईरान की मिसाइल्स आकर के गिरी हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला किया गया है। दुबई यूएई का एक महत्वपूर्ण शहर है जो अब ईरान के टारगेट पर हो। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स ने किस तरीके से दुबई के इस रिजॉर्ट इलाके में भयानक तबाही मचाई। दुबई यूएई का महत्वपूर्ण शहर है और वहां पर अब ईरान लगातार टारगेट कर रहा है और उस टारगेट के बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि रिजॉर्ट इलाके में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स ने देखिए कैसे ऊंची ऊंची इमारतों को निशाना बनाया है और एक साथ कई जगह पर अटैक किया है और दुबई को तबाह करने के लिए लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर हमले और ईरान के पलटवार के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है। उधर इजराइल की सेना ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल केंद्रों पर हमले का ऐलान किया है। ट्रंप से बातचीत के दौरान नेतन्याहू की टेबल पर एक किताब रखी है। इस किताब का नाम है एलाइज एट वॉर, द पॉलिटिक्स ऑफ डिफीटिंग हिटलर। यह टिम बाउरी द्वारा लिखित 2025 की एक किताब है जिसे द बोडले हेड द्वारा प्रकाशित किया गया। इस किताब में बताया गया है कि कैसे मित्र राष्ट्रों ने दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी को हराया था। तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे इतिहास को अपने करीब रखकर इजराइल और अमेरिका वर्तमान में ईरान का भविष्य खराब करने के लिए ये हमले कर रहे हैं। और तस्वीरें लगातार इस वक्त हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के बीच बातचीत हुई है, दूसरी तरफ ईरान पलटवार कर रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल को ही नहीं टारगेट कर रहा है, वो उन तमाम देशों को टारगेट कर रहा है जिन्होंने इजराइल की मदद की है। और इसमें अभी थोड़ी देर पहले ही दुबई में उसने रिजॉर्ट इलाके पर हमला किया है। मित्रों, आज ईरान पर हमले के दौरान अमेरिका और इजराइल ने सबसे पहले ईरान के रणनीतिक दिमाग को मारने की कोशिश की। अब इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए खामनेई के अलावा ईरान के रक्षा मंत्री और सैन्य कमांडर्स को निशाना बनाया गया। और अमेरिका और इजराइल की मीडिया ने ईरान के कुछ बड़े सैन्य कमांडर्स को मारने का दावा भी किया। ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका रक्षा मंत्री के मारे जाने की खबर है। अमीर नासिर ज़देह ईरान के रक्षा मंत्री थे, यानी देश की सेना और रक्षा नीतियों के सबसे ऊंचे अधिकारी थे। अमीर नासिर ज़देह ने पहले ईरान की एयरफोर्स का नेतृत्व भी किया और बाद में रक्षा मंत्रालय संभाला। अब अमेरिकी इजरायली हमलों में उन्हें मार दिए जाने का दावा किया जा रहा है
उनके निवास पर अमेरिकी मिसाइल्स आकर के गिरी। उनका पद ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि वो देश की सुरक्षा और सेनाओं के संचालन से जुड़े बड़े फैसले करते थे। उनके जाने से ईरान के सैन्य नेतृत्व पर बड़ा असर पड़ेगा और ये देश के रक्षा निर्णयों को कमजोर कर सकता है। ईरान के रक्षा मंत्री के अलावा खामनेई की पर्सनल सेना कही जाने वाली IRGC के कमांडर मोहम्मद पाकपोर की मौत का भी दावा किया गया है। ईरान में IRGC केवल सेना नहीं है, बल्कि ईरान की राजनीतिक, रणनीतिक और क्षेत्रीय ताकत का प्रमुख आधार माना जाता है। पाकपोर ने 2025 में IRGC का नेतृत्व संभाला था और 2026 के हमलों में उन्हें भी मिसाइल हमले में मार दिए जाने का दावा किया गया। पाकपोर की मौत से IRGC के नेतृत्व को बड़ा झटका लगा है क्योंकि IRGC का प्रभाव ईरान के सिविलियन क्षेत्रों से कहीं ज्यादा सैन्य, मिसाइल और खुफिया ऑपरेशंस में होता है। मित्रों, अमेरिका और इजराइल ने सिर्फ रणनीतिक चेहरों को निशाना नहीं बनाया, रणनीतिक शहरों को भी निशाना बनाया। ईरान में कुल 1200 शहर हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने मुख्य रूप से ईरान के 8 प्रमुख शहरों को हमले के लिए चुना, जहां पर सबसे ज्यादा धमाके किए गए। आज आपको जानना चाहिए इन शहरों में हमले का असली लक्ष्य क्या था। सबसे पहले आप उन शहरों के बारे में जानिए जहां पर इजराइल और अमेरिका ने सबसे बड़े हमले किए हैं। राजधानी तेहरान के अलावा इस्फहान, कोम, करज, कारमानशाह, तबरीज, बुशर और इलाम जैसे शहरों पर बड़े भीषण हमले हुए। हम आपको एक एक करके इन शहरों की उन विशेषताओं के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से इन पर हमला किया गया। तेहरान को हमले के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि यह ईरान की राजधानी है। यहां ईरान के सर्वोच्च लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के ऑफिस और घर मौजूद हैं। यहीं पर ईरान के राष्ट्रपति और दूसरे नेताओं का भी घर है। इजराइल और अमेरिका के लिए खामनेई की जो फौज सबसे बड़ा खतरा है, यानी IRGC का मुख्यालय भी तेहरान में ही मौजूद है। तेहरान पर हमले का मतलब ईरान के नेताओं और कमांड सेंटर पर सीधा वार करना था। इस्फहान को इजराइल और अमेरिका ने हमले के लिए इसलिए चुना क्योंकि यहां न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और यूरेनियम प्लांट है। ईरान पर हमले की सबसे बड़ी वजह उसकी परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश है। हमले के लिए कोम शहर को इसलिए चुना गया क्योंकि इसके पास पहाड़ों में फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स मौजूद हैं। इससे पहले भी अमेरिका फोर्डो पर हमला कर चुका है। करज और कारमनशाह में ईरान की मिसाइल्स फैक्ट्रीज और सैन्य बेस हैं। अमेरिका और इजराइल के हमले का एक बड़ा मकसद ईरान की मिसाइल पावर को खत्म करना है। करमानशाह इराक के पास मौजूद होने की वजह से अमेरिकी ठिकानों के लिए बड़ा खतरा था। बुशर दक्षिण में फारस की खाड़ी पर बंदरगाह शहर है। यहां ईरान का मुख्य न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तबरीज में ईरान की उत्तर पश्चिमी सैन्य और एयरबेस लोकेशन मौजूद है। सीरिया से करीब मौजूद तबरीज सीरिया के अमेरिकी बेसों के लिए खतरा है, जबकि इलाम ईरान की पश्चिमी सीमा के पास मौजूद है, जहां पर ईरान के मिसाइल और रणनीतिक सैन्य ठिकाने हैं। अमेरिका और इजराइल के टारगेट बताते हैं कि हमले की प्लानिंग बहुत ही सोच समझकर की गई थी। डीएनए मित्रों, अमेरिकी हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई को लेकर अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। इस सब के बीच भारत में ईरान के एम्बेसडर मोहम्मद फतह अली का बड़ा बयान आया है। ईरान के एम्बेसडर ने कहा है कि खामनेई पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। मित्रों, अब हम विस्तार से ईरान के जवाबी हमले का वीडियो विश्लेषण करने वाले हैं। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल के ऑपरेशन रोरिंग लॉइन के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 की शुरुआत की और ईरान के पलटवार ने कैसे पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक दिया, अब आपको यह देखना चाहिए। इजराइल और अमेरिका ने हमले में ईरान के मिसाइल ठिकानों को तबाह करने का दावा किया, लेकिन इजराइल ने पलटवार में इन दावों को खारिज कर दिया। ईरान ने जवाब में इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इसके अलावा इजराइल ने ओमान को छोड़कर मिडिल ईस्ट के ईरान ने हर उस देश पर हमला किया जहां अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डा बनाकर रखा हुआ। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले का जवाब देने के लिए ईरान ने एक साथ 9 देशों पर मिसाइल्स की बरसात कर दी। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और इराक पर हमले कर दिए। इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट कैसे धधक रहा है, इसे समझने के लिए आपको हमारा यह वीडियो विश्लेषण ध्यान से देखना चाहिए। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ, वो देखते ही देखते पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी जद में लेता चला गया।
क्योंकि ईरान ने मिडिल ईस्ट में हर अमेरिकी बेस को अपने निशाने पर ले लिया। ईरान ने सबसे पहला पलटवार किया बहरीन में अमेरिका की बेस पर। ईरान ने बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट के बेस पर हमला किया। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद यहां जोरदार धमाका हुआ। बहरीन के साथ साथ ईरान ने हर उस देश पर हमला किया जहां अमेरिकी फौज की मौजूदगी है, और इसी सिलसिले में यूएई भी ईरानी मिसाइलों के रडार पर आ गया। ईरान के पलटवार के बाद मंजर यह है कि मिडिल ईस्ट के आसमान से उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि यहां चारों तरफ मिसाइलें तैर रही हैं। ईरान ने कुवैत में भी मिसाइल अटैक किया। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अहमद अल जबर एयरबेस और मुबारक एयरबेस पर मिसाइल अटैक किया, लेकिन कुवैत में तैनात अमेरिकी पैट्रियोटिक एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया। कुवैत की तरह ही ईरान ने इराक के इरबिल शहर में भी स्थित अमेरिकी बेस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन यहां भी एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। ईरान ने अमेरिकी हमले के जवाब में जॉर्डन में तैनात अमेरिकी हथियारों को निशाना बनाने के लिए मुवाकफ अल सुल्टी एयरबेस पर मिसाइल दागी। यहां भी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, लेकिन मिसाइल का टुकड़ा एक घर पर जा गिरा। ईरान ने कतर के अल अदीद बेस के साथ साथ सऊदी अरब के भी 4 एयरबेस को निशाने पर लिया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों के साथ साथ ईरान ने इजराइल पर भी मिसाइलों की बरसात की। दावा किया जा रहा है कि पलटवार में ईरान ने इजराइल पर 150 मिसाइलों की बरसात कर दी। इनमें से ज्यादातर मिसाइलों को आयरन डोम और आयरन बीम की मदद से हवा में ही नष्ट कर दिया गया, लेकिन कुछ मिसाइलें रिहायशी इलाकों में अपने टारगेट पर गिरी। कुल मिलाकर इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट जंग की आग में धधक रहा है। चारों तरफ आसमान में मिसाइलें तैर रही हैं और ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का यह ऑपरेशन एक क्षेत्रीय युद्ध में बदलता जा रहा है। और मित्रों, एक और बड़ी खबर इजराइल से आ रही है। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह से इजराइल पर नया हमला किया है। इजराइल के हमले के बाद से लगातार ईरान तेल अवीव समेत इजराइल के कई बड़े शहरों पर मिसाइल्स बरसा रहा है, और ये जो इस तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर बिल्कुल लेटेस्ट है और इसमें फतेह मिसाइल से ये हमला किया गया है इजराइल के ऊपर। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल है फतेह मिसाइल, बहुत ही घातक मिसाइल है। लेकिन मित्रों, सुबह सुबह जब ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका और इजराइल के अटैक की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन शाम होते होते ईरान के हमलों की तस्वीरें ज्यादा आने लगी। ईरान ने दावा किया कि उसने 14 अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें यह दिख रहा है कि ईरान अब मिडिल ईस्ट में रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा है। ये दुबई में ईरानी हमले की सबसे ताजा तस्वीर है। ईरान ने दुबई के पौश इलाके पाम जुमेरा के पास हमला किया। धमाके के बाद यहां आग का गुबार उठ रहा है। इसके अलावा दुबई के आसपास में कई ईरानी मिसाइल्स को देखा गया है। ईरान का दावा है कि वो लगातार अमेरिकी एयरबेस को टारगेट बना रहा है। ईरान ने कुवैत में एयरपोर्ट्स को भी टारगेट किया। ईरान का एक सुसाइड ड्रोन एयरपोर्ट के हिस्से से टकराया, जिसमें कई आम नागरिकों के घायल होने की खबर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डे वाले देशों के साथ साथ ईरान ने इजराइल पर भी लगातार मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे हैं। तेल अवीव समेत सेंट्रल इजराइल में सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। साथ ही आयरन डोम से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ईरान का दावा है ये सिर्फ एक ट्रेलर है। वहीं अमेरिका और इजराइल भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसे में ये तय मानिए कि ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकती है। मित्रों, ईरान ने मिडिल ईस्ट के अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। इससे मिडिल ईस्ट के कई देश बहुत ही नाराज हैं, लेकिन अब आराकची इन हमलों पर सफाई दे रहे हैं। यानी मित्रों, ईरान पलटवार जरूर कर रहा है, लेकिन वो ट्रंप की एक नीति को नहीं समझ पा रहा है। ट्रंप एक तरफ बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ घात कर रहे हैं। अब हम आपके सामने ट्रंप की इसी खतरनाक रणनीति का विश्लेषण करने जा रहे हैं। मित्रों, पिछले 2 दिन से जिनेवा में अमेरिका और ईरानी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो रही थी। आज तीसरे चरण की बातचीत होनी थी, लेकिन बात करते करते ट्रंप ने हमले का ऑर्डर दे दिया। मित्रों, जब अमेरिका ने पिछले साल ईरान पर हमला शुरू किया था, उस दौरान भी ट्रंप बात कर रहे थे। फर्क इतना था कि ये बातें कट्टरपंथियों की सरकार से नहीं, बल्कि ईरान की फौज से की जा रही थी। मित्रों, जिस IRGC का जिक्र ट्रंप ने किया,
उसे आयतुल्लाह खामनेई की वफादार फोर्स कहा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर ट्रंप खामनेई के वफादारों से संवाद क्यों कर रहे हैं? इस संवाद के पीछे सिर्फ एक मकसद है, ईरान की फौज पर मानसिक दबाव बनाना, ताकि इस युद्ध में उनकी सक्रियता कम हो जाए। ट्रंप ने यह दबाव वाला दांव क्यों चला, इसे समझने के लिए आपको आईआरजीसी से जुड़ी कुछ हालिया घटनाएं बेहद ही गौर से देखनी चाहिए। मित्रों, खामनेई के इन वफादारों के बीच पिछले कुछ दिनों से हलचल बढ़ी है। गाजा युद्ध के दौरान आईआरजीसी के कुछ वरिष्ठ कमांडर्स ने सरकार के प्रतिनिधियों के निर्देशों को नकार दिया। आईआरजीसी में एक तबका यह भी मानता है कि फौजी यूनिट पर प्रशासनिक अधिकारियों के हुक्म नहीं चलने चाहिए। आईआरजीसी के कमांडर्स के अंदर एक चर्चा यह भी है, अगर ईरान में सत्ता बदलती है तो आईआरजीसी की किसी कठपुतली को सत्ता की कुर्सी पर बैठा देना चाहिए। मित्रों, सत्ता की भूख और बंदूक के घमंड ने आईआरजीसी के अंदर बगावत का माहौल पैदा कर दिया। ट्रंप का मकसद इसी माहौल को भुनाना और भड़काना है, ताकि आईआरजीसी का प्रतिरोध कम हो जाए और अमेरिकी सैन्य अभियान की मियाद ज्यादा ना बढ़े, यानी खामनेई को हटाने का मकसद जल्द से जल्द हासिल हो जाए। मित्रों, ईरान के फौजियों के साथ साथ आज ट्रंप ने ईरान के नागरिकों के लिए भी पैगाम भेजा। मित्रों, ट्रंप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि ईरान की जनता के अंदर खामनेई के शासन के खिलाफ गुस्सा भरा है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते और जनवरी के शुरुआती हफ्तों में खामनेई के खिलाफ बड़े प्रदर्शन भी हुए थे। इन प्रदर्शनों के दौरान हजारों लोग मारे गए। जनता के इसी गुस्से को ट्रंप भड़का रहे, ताकि अमेरिका को ईरान के अंदर से मदद मिले और खामनेई की सत्ता को उखाड़ फेंका जाए। मित्रों, दुनिया का इतिहास बताता है कि जब जब अंदर के तत्व दुश्मन से मिल जाते हैं तो उस ताकत का पतन हो जाता है। ईरान के लिए ट्रंप ने भी ऐसा ही फॉर्मूला तैयार किया। मित्रों, ईरान के खिलाफ अमेरिका के इस युद्ध का केंद्र मिडिल ईस्ट के कई देश इस समय युद्ध की चपेट में है, लेकिन इस युद्ध का आर्थिक असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। भारत इस युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन युद्ध का प्रभाव भारत के 140 करोड़ लोगों पर भी पड़ेगा, आप पर भी पड़ेगा। आज आपको इस युद्ध के उन परिणामों के बारे में जानना चाहिए जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जो सोना चांदी और बाजार से जुड़े हुए हैं, जो तेल सब्जी और घर की थाली से जुड़े हुए हैं। इसलिए विशेष विश्लेषण खास तौर से आपके लिए। डीएनए मित्रों, इस हमले का सबसे बड़ा और सबसे गहरा असर दुनिया में तेल की सप्लाई पर पड़ेगा। युद्ध शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पूरी तरीके से नाकेबंदी कर दी। उसने तेल टैंकर्स की आवाजाही पर रोक लगा दी। ईरान के इस फैसले की वजह से दुनिया की कई बड़ी तेल कंपनियों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए तेल की सप्लाई रोक दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया में तेल की सप्लाई का सबसे संवेदनशील रास्ता है जो ईरान के कब्जे में है। इस रास्ते से होकर दुनिया का 20% कच्चा तेल सप्लाई होता है। साथ ही प्राकृतिक गैस का भी एक बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर जाता है। हर साल 500 अरब डॉलर से ज्यादा का तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है, यानी एक दिन में लगभग 1.5 अरब डॉलर के तेल की सप्लाई इस रास्ते से होती है। भारत का लगभग 50% तेल इसी रास्ते से आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से भारत को तेल सप्लाई के लिए दूसरा रास्ता तलाशना होगा जो लंबा और खर्चीला होगा। यही कारण है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने पर कच्चे तेल के दाम में 10 से 15 बैरल प्रति डॉलर की तत्काल बढ़ोतरी हो सकती है। डीएनए मित्रों, 6 दिन पहले तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम $70 प्रति बैरल के आसपास था। तनाव की वजह से पिछले कुछ दिनों में तेल के दाम में लगभग $2 प्रति बैरल की बढ़ोतरी हुई है, यानी मौजूदा कीमत लगभग $72 प्रति बैरल के आसपास है। युद्ध शुरू होने के बाद यह बढ़कर $85 के आसपास हो जाएगी, यानी 20% दाम तत्काल बढ़ जाएंगे। युद्ध लंबा छिड़ने पर कच्चे तेल का दाम $100 प्रति बैरल तक जा सकता है, यानी मौजूदा कीमत से लगभग 40% ज्यादा हो सकता है। सोचिए, 40% दाम बढ़ने पर सरकार लंबे समय तक इसका बोझ नहीं उठा पाएगी और अंत में इसका असर लोगों पर पड़ सकता है। यानी इस युद्ध का सबसे बड़ा और सबसे पहले प्रभाव पेट्रोल डीजल के दाम पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल में महंगाई का असर हर सेक्टर पर पड़ता है। खाने पीने के सामान महंगे होंगे, कहीं भी आना जाना महंगा होगा, साथ ही भारत का वित्तीय घाटा भी बढ़ सकता है। डीएनए मित्रों, कच्चे तेल के दाम में $1 प्रति बैरल की बढ़ोतरी से भारत के सालाना आयात बिल में लगभग $1 अरब डॉलर की बढ़ोतरी होती है।
इस तरह अगर कच्चे तेल के दाम में $30 प्रति बैरल की बढ़ोतरी होगी तो आयात बिल $30 अरब बढ़ जाएगा, यानी भारत के आयात बिल में 2,70,000 करोड़ रुपए का इजाफा होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से सिर्फ भारत का तेल आयात ही संकट में नहीं आएगा, बल्कि भारत के निर्यात पर भी असर पड़ेगा। भारत का 10% निर्यात इस रास्ते से होता है, वो निर्यात भी रुक जाएगा। यानी मित्रों, ईरान खुद भी एक बड़ा तेल उत्पादक देश है। ईरान के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है। अमेरिका और इजराइल के हमले से ईरान के तेल निर्यात पर असर पड़ना तय है। युद्ध की वजह से दुनिया को ईरान के तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी। भारत तो फिलहाल ईरान से लगभग नहीं के बराबर तेल खरीदता है, इसलिए भारत पर ईरान के तेल की सप्लाई ठप होने का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन चीन को ईरान बड़ी मात्रा में तेल का निर्यात करता है, इससे चीन के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। यानी मित्रों, ईरान ने अमेरिका की तेल कंपनियों को भी निशाना बनाने की चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अगले फेज में वो अमेरिकी तेल कंपनियों पर हमला करेगा, यानी ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों के बाद अमेरिकी तेल कंपनियों पर अटैक करेगा। इससे भी तेल की सप्लाई प्रभावित होगी। ये असर अमेरिका में सबसे ज्यादा दिखाई देगा, वहां पर भी महंगाई बढ़ेगी। मित्रों, इस युद्ध का एक असर दुनिया भर के शेयर बाजार पर भी पड़ेगा। युद्ध की आशंका मात्र से कांपने वाला शेयर बाजार युद्ध शुरू होने पर बिखर सकता है। आज और कल अमेरिका और भारत के शेयर बाजार बंद हैं, इसलिए शेयर बाजार पर युद्ध का असली असर सोमवार को देखने को मिलेगा। लेकिन बीते हुए कल यानी शुक्रवार के कारोबार में शेयर बाजार युद्ध के असर का ट्रेलर दिखा चुका है। शुक्रवार के कारोबार में अमेरिका के डाउ जोन्स में 521 पॉइंट्स की भारी गिरावट दिखाई दी। वहीं भारत में सेंसेक्स 961 पॉइंट गिरा था। यानी मित्रों, ये गिरावट उस वक्त दर्ज की गई जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने की खबर आई थी। लेकिन अब तो आमने सामने का युद्ध शुरू हो गया है। अगर आज शेयर बाजार खुले होते तो बड़ा भूचाल आ सकता था। अब ये भूचाल सोमवार को आने की आशंका जताई जा रही है। यानी मित्रों, साल के पहले 2 महीनों में शेयर बाजार भारी गिरावट का सामना कर चुका है। इन 2 महीनों में सेंसेक्स लगभग 4,000 पॉइंट्स गिर चुका है। जो सेंसेक्स साल की शुरुआत में 85,000 के पार था, वो अब 81,000 के आसपास है। यानी सेंसेक्स में लगभग 5% की गिरावट आ चुकी है। इस गिरावट की वजह से शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लगभग 18 से 20 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। शेयर बाजार मुनाफे की जगह घाटे का सौदा बन गया है। बाजार आगे बढ़ने के बदले पीछे जा रहा है। एंथ्रोपिक के नए एआई टूल से तो सिर्फ आईटी सेक्टर डरा हुआ है, लेकिन मिडिल ईस्ट के इस युद्ध की वजह से लगभग सभी सेक्टर प्रभावित होंगे। ऐसे में अगर सोमवार को युद्ध की वजह से सेंसेक्स 80,000 से नीचे चला जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। यानी मित्रों, युद्ध का असर सोने चांदी की कीमत पर भी पड़ना तय है। बिना युद्ध के ही सोने चांदी की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी और अब युद्ध शुरू होने के बाद सोना चांदी और महंगा होना तय है। कीमत में बढ़ोतरी की शुरुआत भी हो चुकी है। मिसाइल चलने से पहले ही सोना चांदी की कीमत मिसाइल की रफ्तार से बढ़ने लगी। यानी मित्रों, युद्ध की आशंका से कल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत में जोरदार उछाल आया। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना लगभग 2% की बढ़ोतरी के साथ $5,300 प्रति औंस पर पहुंच गया। वहीं चांदी में लगभग 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह $94 प्रति औंस पर पहुंच गई। यानी शेयर बाजार जहां युद्ध की आशंका से नीचे गिर गया, वहीं सोने चांदी की कीमत रॉकेट की रफ्तार से बढ़ गई। सिर्फ युद्ध की आशंका से कीमत में यह बढ़ोतरी आई है। सोमवार को बाजार खुलने के बाद भाव में और तेजी आ सकती है। भारत में भी इसका असर सोमवार को दिखाई दे सकता है। डीएनए मित्रों, आपको वो कारण भी जानने चाहिए जो युद्ध के समय सोने चांदी की कीमत बढ़ाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सोने चांदी को सुरक्षित निवेश माना जाता है। सोना चांदी महंगाई और अनिश्चितता के समय भी अपनी कीमत नहीं खोता। सोने चांदी की इस विशेषता के कारण शेयर बाजार के निवेशक भी युद्ध के समय स्टॉक या बॉन्ड जैसे जोखिम भरे एसेट्स की जगह सोने और चांदी की तरफ चले जाते हैं। सोने चांदी की कीमत में बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर भी भारत को ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा सोने चांदी की खपत भारत में ही होती है। लगभग 1/4 सोना भारत खरीदता है। दाम बढ़ने पर भारत के लोगों को ही बोझ उठाना पड़ेगा। सोने चांदी की महंगाई से पहले से परेशान आम लोगों की दिक्कत शादी के इस सीजन में और बढ़ सकती है। डीएनए मित्रों, इस युद्ध का असर हवाई उड़ानों पर भी पड़ने लगा है। वॉर शुरू होने के बाद मिडिल ईस्ट के कई देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। युद्ध का ऐलान होते ही ईरान, इजराइल, इराक, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया ने अपना एयर स्पेस या तो पूरी तरह बंद कर दिया है या आंशिक रूप से।
यानी इन देशों के ऊपर से सिविलियन फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर सकती। इसकी वजह से एशिया से यूरोप, अमेरिका या मिडिल ईस्ट जाने वाली ज्यादातर फ्लाइट्स प्रभावित होंगी, क्योंकि ये हवाई रूट उन देशों से होकर गुजरता है जिन्होंने अपना एयर स्पेस बंद किया है। एयर स्पेस बंद होने के बाद कतर एयरवेज ने अपनी सभी उड़ानों को सस्पेंड कर दिया है। दुबई और दोहा एयरपोर्ट हवाई उड़ान के बड़े ट्रांजिट पॉइंट हैं, यानी यहां फ्लाइट रुकती है। हवाई यात्री दूसरी फ्लाइट पकड़ते हैं या विमान में ईंधन भरते हैं, लेकिन यूएई और कतर में एयर स्पेस बंद होने की वजह से एयरलाइंस को किसी दूसरे ट्रांजिट पॉइंट्स का अब इस्तेमाल करना होगा। ईरान के मिसाइल हमलों के बीच दुबई एयरपोर्ट से उड़ानें बंद कर दी गई हैं। वहां से फिलहाल कोई भी फ्लाइट ना तो उड़ रही है ना लैंड हो रही है। इसकी वजह से दुबई एयरपोर्ट पर अफरा तफरी फैली हुई है। बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट पर जमा हैं, लेकिन वो यहां से उड़ नहीं पा रहे। डीएनए मित्रों, दुबई एक बड़ा ट्रांजिट सेंटर है। यहां से लोग अलग अलग देशों के लिए फ्लाइट्स पकड़ते हैं, लेकिन दुबई से उड़ानें बंद होने से पूरी दुनिया में इसका असर होगा। मित्रों, भारत से यूरोप जाने वाली फ्लाइट्स को भी अब सऊदी अरब, मिस्र या दूसरे लंबे रास्तों से जाना होगा। इसकी वजह से उड़ान का समय 2 से 3 घंटे बढ़ जाएगा। फ्यूल की खपत ज्यादा होने पर टिकट महंगे हो सकते हैं। साथ ही अगले कुछ दिनों तक फ्लाइट कैंसिल, डिले और डाइवर्ट होती रहेंगी। यानी युद्ध की वजह से आपकी यूरोप, अमेरिका या मिडिल ईस्ट की यात्रा पर काफी ज्यादा असर होगा। आज दिल्ली से तेल अवीव के लिए उड़ी एयर इंडिया की एक फ्लाइट को आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। एयर इंडिया और इंडिगो ने मिडिल ईस्ट की अपनी सभी फ्लाइट्स को फिलहाल रद्द कर दिया है। यानी मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका जाने वालों को मौजूदा हालात में अपनी यात्रा टालनी पड़ सकती है या उन्हें रूट बदलकर जाना पड़ेगा। डीएनए मित्रों, ईरान पर हमले के बाद से ही मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, और ये सवाल है, रमजान के महीने में एक मुस्लिम देश पर हमला हो गया, लेकिन दुनिया का एक भी मुस्लिम देश ईरान की तरफ से हथियार लेकर सामने नहीं आया। ना ही किसी ने अमेरिका या इजराइल को चेतावनी देने की हिम्मत जुटाई। सोचिए मित्रों, जो देश मजहब के नाम पर मुस्लिम देशों को एकजुट करने का मिशन चला रहे थे, इस्लामिक नेटो बना रहे थे, गाजा के नाम पर मुसलमानों को बरगला रहे थे, अब उनकी जुबान नहीं खुल रही है। वो बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं तो सिर्फ निंदा तक ही पहुंच पा रहे हैं। सच तो यह है कि कई मुस्लिम देशों ने ईरान को धोखा दे दिया, ईरान के साथ दुश्मनी निभाई। वो गाजा प्रेमी आखिर ईरान प्रेमी क्यों नहीं बन पाए? डीएनए मित्रों, यहां आपको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि किस मुस्लिम देश ने ईरान पर हमले में क्या किरदार निभाया है। ईरान पर हमले के लिए इजरायली एयरफोर्स ने सीरिया के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। तस्वीरें ईरान पर हमले से ठीक पहले की हैं, जब इजराइल के फाइटर जेट्स लड़ाकू फॉर्मेशन में ईरान की तरफ बढ़ रहे थे। इसके अलावा इजराइल F-16 फाइटर जेट्स ने ईरान पर हमले के बीच सीरियाई एयर स्पेस में ही रिफ्यूलिंग की। सीरियाई एयर स्पेस के ऊपर ही अमेरिका के एरियल टैंकर्स लगातार उड़ान भर रहे थे। दावा किया जा रहा है कि बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट के बेस से ईरान पर हमले किए गए। इसके अलावा कतर के अल उदैद एयरबेस से भी अमेरिकी फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। जॉर्डन के मुवाफक अल सुल्टी एयरबेस से भी अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ऑपरेट किया। यूएई के अल धफ्रा से ड्रोन और मिसाइल्स दागे गए। यानी ईरान पर हमले के लिए इजराइल और अमेरिका को मुस्लिम देशों का फुल सपोर्ट मिला। रमजान के महीने में मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों ने ईरान पर हमले के लिए मदद क्यों दी, अब आपको यह समझने की जरूरत है। मित्रों, ईरान एक शिया बहुल देश है, वहीं सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत ये सभी सुन्नी देश हैं। इसी शिया सुन्नी डिवाइड की वजह से ये देश ईरान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। ईरान लगातार अपनी सैन्य और सामरिक ताकत में इजाफा कर रहा है, और शिया बहुल ईरान की यही बढ़ती ताकत सुन्नी बहुल मुस्लिम देशों के वजूद पर खतरा है। ईरान लगातार खाड़ी के इस्लामिक देशों के साथ लामबंदी कर रहा था, जैसे तुर्की के साथ हाथ मिलाना। तुर्की सीधे तौर पर सऊदी अरब और सीरिया जैसे देशों का विरोधी रहा है। यह भी ईरान पर हमले के लिए अमेरिका का समर्थन करने की एक बड़ी वजह बनी। मिडिल ईस्ट के देशों पर दबाव बनाए रखने के लिए ईरान ने हूती, कतैब, हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को खड़ा किया और उनका इस्तेमाल इन देशों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया। यह हमला इस हिसाब से ईरान के खिलाफ बदला भी है। इन देशों ने अमेरिका और इजराइल की मदद इस वजह से भी की क्योंकि अमेरिका इन देशों को आर्थिक और सैन्य संरक्षण देता है। डीएनए मित्रों, यहां मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों की दोहरी नीति भी गौर करने वाली है। ईरान ने दावा किया कि आज अमेरिका और इजराइल ने एक स्कूल पर बमबारी कर दी। ताज़ा अपडेट यह है कि इस हमले में 85 बच्चों की जान चली गई, लेकिन इस हमले पर आज मिडिल ईस्ट के वो मुस्लिम देश मौन धारण किए बैठे हैं
जो गाजा को लेकर लगातार आंसू बहाते हैं। मिडिल ईस्ट का गाजा प्रेमी क्लब ईरान के बच्चों के लिए आंसू बहाने के बजाय इन पर हमले के लिए अपने एयरबेस दे रहा है। मित्रों, इस युद्ध में आज मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के दो फाड़ को भी जग जाहिर कर दिया गया। एक तरफ है सऊदी, कतर, कुवैत, यूएई, सीरिया, इराक, जॉर्डन और बहरीन, तो दूसरी तरफ इनसे अकेला लड़ रहा है ईरान। वही दो देश ऐसे हैं जो खुद को इस युद्ध से अलग रखने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ दो देश, एक है ओमान जो अमेरिका और इजराइल के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, तो दूसरा है तुर्की जिसने यह दावा किया है कि उसने ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन और एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया। और मित्रों, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है ईरान पर हमले की। पर एक बड़ी खबर यह है कि पश्चिमी ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है, यानी टारगेटेड हमला इजराइल की तरफ से किया गया है। और वो ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का जो हेडक्वार्टर है, ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ईरान की सुरक्षा के जहां पर नब्ज है, उस जगह पर इजराइल ने हमला किया। मित्रों, ईरान की कट्टरपंथी सरकार के पास अब युद्ध के सिवा दूसरा कोई विकल्प मौजूद नहीं है, क्योंकि ट्रंप की नीति को समझने में उसने बड़ी चूक कर दी। अब हम आपको इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी देना चाहते हैं। अप्रैल 2025 में ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही थी। 3 चरण और 18 दिनों की वार्ता के बाद यह तय हो गया था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर फाइनल दिशा निर्देश तय कर दिए जाएंगे। ईरान को लगा कि अमेरिका सहमत है, लेकिन 2 महीने के अंदर ही इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला कर दिया। इस हमले की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया था। मित्रों, इस बार भी ट्रंप ने वही फॉर्मूला अपनाया है। पहले लगातार संवाद हुआ, जिसकी वजह से यूरेनियम संवर्धन पर ईरान सहमति की तरफ बढ़ता नजर आया। इसके बाद 2 और सख्त शर्तें जोड़ दी गईं और बातचीत के बीच में ही हमला कर दिया गया। मित्रों, अब हम आपको ट्रंप की उन 3 शर्तों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी वजह से मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात बन गए। मित्रों, परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम संवर्धन का मुद्दा हमने आपको बता दिया। अमेरिका की दूसरी बड़ी शर्त थी ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के जखीरे को या तो नष्ट करे या फिर मिडिल ईस्ट में किसी दूसरे देश को सौंप दे। अमेरिका की तीसरी शर्त थी कि ईरान की तरफ से हिजबुल्ला और हूती आतंकवादियों को समर्थन बंद किया जाए। मित्रों, दूसरे और तीसरे नंबर की शर्त थी वो पेच थी, जिसकी वजह से बातचीत में ईरान का रवैया अड़ियल हो गया। अगर ईरान अपनी मिसाइल और प्रॉक्सी गुटों को छोड़ देता तो आने वाले वक्त में इजराइल हावी हो जाता। इसी वजह से इन दोनों शर्तों को मानने से ईरान ने इनकार किया और ट्रंप को हमले का मौका दे दिया। मित्रों, दुनिया में आज तक यही माना जाता रहा है कि ट्रंप एक अस्थिर व्यक्ति हैं। वो अचानक कोई भी फैसला ले लेते हैं, लेकिन ईरान पर इतने बड़े हमले ने बता दिया कि ट्रंप अचानक फैसला नहीं लेते हैं। वो हालात को समझते हैं और वक्त लेकर फैसला लेते हैं। दुश्मन को फंसाने के लिए जाल तैयार करते हैं और फिर मौका मिलते ही दुश्मन पर हमला कर देते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं एक के बाद एक किस तरीके से ट्रंप ने पहले बातचीत के जरिए ईरान को उलझाने की कोशिश की, और उसके बाद जैसे ही ईरान बातचीत की टेबल पर पहुंच रहा था, अचानक से इजराइल को पहले आगे बढ़ा करके ट्रंप ने ईरान पर हमलों की बरसात कर दी। ईरान के एक स्कूल पर हमले में मरने वाले बच्चों की संख्या 85 हो गई है। यह हमला होर्मुज़गान के एक गर्ल्स स्कूल पर हुआ और ये सबसे भीषण, सबसे त्रासदी वाला हमला बताया जा रहा है, जहां एक स्कूल को निशाना बनाया गया। और इस वीडियो में जो आवाजें सुनाई दे रही हैं वो भी एक बार सुनिए, हालात का अंदाजा आप लगा पाएंगे। ये हमला होर्मुज़गान में हुआ और वहां पर स्कूल में जो हमला हुआ उसमें 85 बच्चों की मौत की खबर अभी तक आ चुकी है और यह आशंका जताई जा रही है कि यह संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। ये गर्ल्स स्कूल पर मिसाइल अटैक किया गया। और डीएनए में आज का संदेश, जब कभी भी युद्ध का विचार आए तो शांति के प्रबल विचार से उसका विरोध करिए, क्योंकि शांति में ही शक्ति है। डीएनए में आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, ये देश सबका है, ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।